नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम नाज़िज़्म एंड राइज ऑफ हिटलर, जो हमारा थर्ड टॉपिक है क्लास 9 का, उसका जो सेकंड टॉपिक है हिटलर्स राइज टू पावर, उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसके पीछे तक हम लोगों ने देख लिया था कि वो क्या क्या घटनाएं हुई थी, और अब चलते हैं, हम देखते हैं कि हिटलर जो है वो उसका पावर का राइज किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हिटलर पूरे जर्मनी का भाग्य विधाता बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। कहता है कि जर्मनी का जो इकोनॉमिक सिस्टम था, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि भाई उसका इकोनॉमिक सिस्टम पूरा चौपट हो गया था। जर्मनी का जो मार्क था उसका वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गया था। अगर राजनीति की बात की जाए तो हमने देखा कि जो वीमर रिपब्लिक की स्थापना हुई थी वो एक प्रकार से फेल साबित हो रहा था। लोगों का जो विश्वास था वो वीमर रिपब्लिक से उठ रहा था। जर्मनी के साथ जो ट्रीटीज ऑफ वार्सलीज हुई थी, उसके लिए जो जर्मनी के राष्ट्रवादी लोग थे वो इस वीमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे। और इसके अलावा हमने सोसाइटी को देखा कि भाई जब इकोनॉमिक सिस्टम चौपट हो गया, राजनीतिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास उठ गया, तो अब समाज जो है वो एक प्रकार से टूट गया था। हमने देखा कि जो नवयुवक वर्ग थे वो बेरोजगार हो गए, वो प्ले कार्ड खेलने लगे, चोरी चमारी यूं सारे कार्यों में वो लग गए, गलत धंधा में वो लग गए। तो कहता है कि ये जो बैकग्राउंड था उसने हिटलर के पावर को राइज करने के लिए एक आधार तैयार किया। कहता है born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, become a corporals and earned medals for bravery. हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ था। इसने अपना जो बचपन है वो बड़ा गरीबी में बिताया था, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो चूंकि भाई गरीबी था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चूंकि एक चीज और था, देश प्रेम का भावना जो है वो इसके अंदर था, इसलिए वो आर्मी में अपने आप को इनरोल्ड कर लेता है और आर्मी में एक मैसेंजर के रूप में फ्रंट पे काम करने लगता है। आर्मी में क्या होता है कि मतलब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये जो मैसेंजर है उस रूप में करने लगता है, जिसको आप आज के रूप में समझ सकते हैं। इसके बारे में बात हो रहा है ओवरग्राउंड वर्क, जो आतंकियों का मदद करते हैं मैसेज को यहाँ से वहां तक पहुंचाने में। ठीक है, तो ये सेना में उस प्रकार से जर्मनी का सेना में ये काम कर रहा था। इसने अच्छा काम किया और इसको आगे चलकर सेना में ही कॉर्पोरल बना दिया गया, और चूंकि युद्ध में इसने बहुत ही बहादुरी पूर्वक अपना कर्तव्य निभाया था, इसलिए इसे ब्रेवरी के कारण, इसके बहादुरी के कारण सेना में इसको मेडल भी दिया गया। कहता है कि द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलेस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। जर्मनी का जो हार था उसने हिटलर को हॉरिफाइड कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा हिटलर जो है वो गुस्सा हो गया, और जो जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सलेस की गई थी उसने हिटलर को बहुत ज्यादा फ्यूरियस बना दिया। फ्यूरियस कहने का मतलब कि हिटलर जो है वो उन सारे लोगों से नफरत करने लगा जिसने ये ट्रीटी ऑफ वर्सलेस पे हस्ताक्षर किए थे। ऐसा माना जाता है कि जिस समय हिटलर को ये पता चला कि भाई ट्रीटीज ऑफ वर्सलेस हुआ है और उसमें हिटलर जर्मनी के साथ इस प्रकार का अन्याय किया गया, इस प्रकार का अत्याचार किया गया है, जर्मनी का जो रिसोर्सेज है
वो से छीन लिया गया है, जर्मनी को सैन्य दृष्टि से कमजोर कर दिया गया है। तो इस अपमानजनक संधि के लिए वो उस समय का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको रिस्पॉन्सिबल मानता है और जर्मनी के हार को वो वहां का जो लीडरशिप है उसकी हार बताता है। हिटलर का मानना था कि ये हार जर्मनी का नहीं है बल्कि जर्मनी का जो लीडरशिप है उसके कारण जर्मनी हारा है। In 1990 he joined a small group called the German Works Party. He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Works Party. This party came to be known as the Nazi Party. इसलिए चूंकि उसको लगता था कि जो यहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसकी कमजोरी के कारण जर्मनी हारा है, इसलिए इसके विचारधारा के अकॉर्डिंग उस समय जो एक पार्टी था जर्मन वर्क्स पार्टी, उसको ये 1919 में ज्वाइन कर लेता है। बाद में धीरे धीरे करके इसका जो प्रभाव है उस पार्टी में बढ़ने लगता है। हिटलर के जो स्पीचेस होते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि हिटलर जो है वही जर्मनी की समस्या को समाधान के तरफ ले जा सकता है, या हिटलर जो है वो भगवान का एक भेजा हुआ दूत है जो कि जर्मनी को इस परेशानी से वापस निकाल सकता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो जर्मन वर्क्स पार्टी है उस पर हिटलर का कब्जा हो जाता है और वो उस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी कर देता है और यही पार्टी आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। In 1923, Hitler plans to seize control of Bavaria, march to Berlin and captures power. He failed. He was arrested, tried for treason and later released. सबसे पहले 1923 में हिटलर ये प्लान करता है कि जो बावेरिया है उसको कंट्रोल कर लिया जाए। इसके लिए वो बर्लिन तक मार्च करता है और जो पावर है उसको कैप्चर करने का प्रयास करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उस पर ट्रायल चलाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन बाद में फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है क्योंकि जर्मनी में हिटलर का पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा था, इसलिए फिर इसको बाद में रिलीज कर दिया जाता है। The Nazi could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. It was during the Great Depressions that Nazism became a mass movement. लगता है कि इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी जो नाजीज थे वो अपने आप को 1930 का जो डिकेड्स है उस समय तक इनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाया था। इस समय तक ये उतना ज्यादा जर्मन समाज में पॉपुलर नहीं थे, लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन का काल आया तो उस समय चूंकि जर्मनी का जो प्रत्येक वर्ग था वो उस समय के तत्कालिक सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। उसको तत्कालिक जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट था उससे उसका विश्वास उठने लगा और इस प्रकार जो लोग थे वो धीरे धीरे जो नाजी पार्टी है उसकी तरफ मुड़ने लगे, उसकी तरफ देखने लगे और नाजिज्म जो है वो एक मास मूवमेंट बन गया। As we have seen, after 1929 banks collapsed and businesses shut down. Workers lost their jobs and the middle class were threatened with destitutions. जैसा कि हमने देखा है कि 1929 में चूंकि जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो अमेरिका का है वो ढह गया, क्योंकि अमेरिका कुछ जर्मनी का मदद कर रहा था, छोटा मोटा लोन दे रहा था, लेकिन जब उसका ही स्ट्रीट एक्सचेंज ढह गया तो भाई उसने भी जर्मनी को मदद करने से मना कर दिया। इसके पीछे हमने देखा कि जर्मनी मार्क का वैल्यू जो है वो कितना गिर गया था। लोग जो है वो मतलब जर्मनी का जो मार्क है उसको बैग या थैला या झोला जो कह सकते उसमें भर भर के ले जा रहे थे और सामान हाथ में लेके आ रहे थे।
तो बैंक जो है वो कोलैप्स हो गए, जो बिजनेसेस थे वो शट डाउन हो गए, जो वर्कर्स थे उनका जॉब खत्म हो गया, जो मिडिल क्लास वाले लोग थे वो भी इस डिस्ट्रीब्यूशन से थ्रेटेंड थे, उनको भी डर लग रहा था। मतलब किसी तरीके से हमने आपको बताया था कि वो किसी तरीके से अपना गर्दन जो है वो बस ऊपर रखे हुए थे, वो भी डूब रहे थे, बस उनका गर्दन जो है ऊपर था और वो कभी भी वो भी डूब सकते थे। कहता है कि इन सच सिचुएशंस नाजी प्रोपेगेंडा stripped hope of a better future। इस सिचुएशन में जो नाजी प्रोपेगेंडा था उसने जर्मनी के लोगों को एक होप दिया, एक आशा दिया कि आपका जो भविष्य है वो बेटर हो सकता है। कैसे, थोड़ा देख लेते हैं ये प्रोपेगेंडा क्या है। तो प्रोपेगेंडा कहता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियंस ऑफ पीपल। कहता है कि ये स्पेसिफिक टाइप का मैसेज होता है जो कि डायरेक्टली इसका जो एम होता है वो लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना होता है, लोगों के ओपिनियंस को प्रभावित करना होता है। अब ये जो मैसेज है वो किस प्रकार से दिया जाता है, तो थ्रू द यूज ऑफ पोस्टर्स, फिल्म्स, स्पीचेस etc। ये जो मैसेज है वो लोगों तक पोस्टर्स के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, स्पीचेस के माध्यम से दिया जाता है ताकि जो लोगों का जो ओपिनियन है वो बदल सके। ठीक है, तो उसको प्रोपेगेंडा कहा जाता है। In 1928, the Nazi party got no more than 2.6% vote in the Reichstag, the German parliament. By 1932, it had become the largest party with 37% votes. 1928 में जो जर्मनी का जो पार्टी था, नाजी पार्टी था, उसको सिर्फ 2.6% वोट ही जर्मनी का जो पार्लियामेंट है रिचस्टग उसमें मिला था। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन का काल आया 1929 में, जब ग्रेट डिप्रेशन का काल आया तो वही 1932 में ये जो पार्टी है जर्मनी का, जो नाजी पार्टी है, वो जर्मनी का लार्जेस्ट पार्टी बन गया और उसको 37% वोट मिला। मतलब जो वोट 1928 में 2.6% था वो वोट 1932 में 37% हो गया। और ये प्रभाव था ग्रेट डिप्रेशन का। जो लोग नाराज थे, जो वीमर रिपब्लिक है उससे जो लोग नाराज थे उसकी नाराजगी का ये परिणाम था, ग्रेट डिप्रेशन का ये परिणाम था। जो लोग बेरोजगार हो गए थे, जो रोजगार जिनका खत्म हो गया था, जो बिजनेस शट डाउन हो गया था, तो इन सारे चीजों के कारण जर्मनी में जो एक वातावरण बना था उससे जो जर्मनी के लोग थे उनको लगा कि भाई नाजी पार्टी ही उनकी समस्याओं को ठीक कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, अब आ जाइए इधर। कहता है कि हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। हिटलर जो था एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, बहुत अच्छा वक्ता था। कहता है कि इसका जो पैशन था, इसका जो वर्ड्स था, वो लोगों को क्या करता था कि अपनी तरफ खींच लेता था, लोगों को मूव कर देता था उसके तरफ। He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people। उसने लोगों से प्रोमाइज किया, वादा किया कि वो एक सशक्त जर्मन राष्ट्र का निर्माण करेगा। वर्साइल्स के ट्रीटी में जो उसके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको सुधारेगा, उस इनजस्टिस का बदला लेगा। इसके साथ ही जर्मन पीपल का जो डिग्निटी है, जर्मन पीपल का जो भाग्य है, जर्मन पीपल का जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि गौरव है और सम्मान है, उसको पुनर्स्थापित करेगा। इस प्रकार का हिटलर ने लोगों से वादा किया। He promised employments for those looking for work and a secure future for the youth। जो लोग रोजगार की तरफ देख रहे थे उनको हिटलर ने ये प्रोमाइज किया कि भाई सत्ता में आने के बाद हम जो है आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे और जर्मनी का जो यूथ है उसका एक सिक्योर फ्यूचर होगा, भविष्य होगा। He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany। इसके साथ उसने लोगों से ये भी प्रोमाइज किया
कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं जर्मनी के ऊपर, जो विदेशी प्रभाव है उस सारे प्रभाव को खत्म किया जाएगा, और जो विदेशी कॉन्स्पिरेसीज हैं, षड्यंत्र है जो कि जर्मनी के खिलाफ हो रहा है, उस षड्यंत्र को भी खत्म किया जाएगा। यहाँ फिगर 8 हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूरेमबर्ग रैली 1936 का ये फिगर है, ठीक है। कहता है कि रैलीज लाइक दिस वर हेल्ड एवरी ईयर। इस प्रकार का जो रैली है वो प्रत्येक साल किया जाता था। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस was the demonstrations of Nazi power as various organizations paraded past Hitler, showed loyalty and listened to his speeches। कहता है कि इस इम्पोर्टेंट ये जो था, मतलब एक प्रकार से जो प्रत्येक साल जो है इस प्रकार का जो रैली किया जाता था, तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स था इसका, क्या कि इस तरीके के का जो ये किया जाता था, रैली किया जाता था, उसमें नाजी जो जर्मनी है, नाजी जो पावर है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था, उसका प्रदर्शन किया जाता था। जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हिटलर के सामने परेड करते थे, हिटलर के प्रति लॉयलिटी, वफादारी का शपथ लेते थे, और हिटलर के जो स्पीचेस हैं उनको बड़ा ध्यान से सुना जाता था, उसका बड़ा प्रभाव होता था। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिसी। हिटलर ने पॉलिटिक्स का एक नया स्टाइल जो है उसको जन्म दिया। He understood the significance of rituals and spectacles of mass mobilization। हिटलर जो है वो धार्मिक जो क्रियाकलाप है उसके महत्व को समझता था, साथ ही जो मास मोबिलाइजेशन है उसको भी वो देखता था कि भाई मास मोबिलाइजेशन जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से हमसे जुड़ पाएंगे। Nazi held massive rallies and published meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people। नाजी लोग जो थे वो बड़े बड़े रैली का आयोजन करते थे, पब्लिक मीटिंग करते थे, और वहां पे हिटलर के लिए सपोर्ट जुटाते थे, और इसके साथ ही लोगों के बीच यूनिटी बढ़ाने का काम करते थे, ताकि जो नाजी लोग हैं, मतलब जर्मनी के जो लोग हैं, वो अपने आप को यूनाइट करें और वो नाजी पार्टी से जुड़े और हिटलर के प्रति वफादारी की शपथ लें। The red banners with the swastika, the Nazi salute and the ritualized sounds of applause after their speeches were all part of this spectacles of power। कहता है कि जहां पे इस प्रकार की जो रैलियास किया जाता था वहां पे रेड बैनर और स्वस्तिक का निशान होता था। नाजी जो सैल्यूट है वो भी एक अलग अट्रैक्शन का केंद्र होता था। जो रिचुअलाइज्ड साउंड है उसके जो साउंड है, ठीक है ना, इस प्रकार से कि लोग जो है वो साउंड को सुनकर एकदम अपने आप को एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ जैसे मान ली कि आपका राष्ट्रगान बजता है तो आपके अंदर एक अलग फीलिंग आता है, उसी प्रकार के जो साउंड है वो बजाए जाते थे। हाँ, और इसके साथ कहता है कि बहादुरी पूर्ण जो स्पीचेस हैं वो दिए जाते थे, और ये सारे जो थे वो कहता है कि ये सारे वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल्स ऑफ पावर। ये सारे जो हैं वो नाजी जर्मनी के पावर को दिखाने के ही ये पार्ट थे, और इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट किया जाता था, एक प्रकार से लोगों के अंदर जो है वो मोटिवेशन डाला जाता था। फिगर 9 थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि हिटलर एड्रेसिंग SA एंड SS कॉलम्स। क्या है ये? तो कहता है कि नोटिस दी स्वीपिंग्स एंड स्ट्रेट कॉलम्स ऑफ पीपल। सच photographs were intended to show the grandeur and powers of the Nazi movement। कहता है कि यहाँ पे जो नाजी हिटलर जो है वो एड्रेस कर रहा है SA और SS कॉलम को। ये क्या है? तो कहता है कि नोटिस द स्वैपिंग एंड स्ट्रेट कॉलम्स ऑफ पीपल, मतलब ये
लोगों के वैसे समूह हैं, ठीक है ना, वैसे ये लोग हैं नाजी पार्टी के ही। ये एक अलग अलग ब्रांच है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या काम था, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ है रॉ है या आईबी है, तो इस प्रकार का जो अलग अलग विभाग है, ठीक है। तो यहाँ ये भी जो है वो एक प्रकार से विभाग इसने बनाया था। कहता है सच फोटोग्राफ्स वर इंटेंडेड टू शो द ग्रैंडियर्स ऑफ द पावर ऑफ नाजी मूवमेंट। इस प्रकार का जो फोटोग्राफ है वो नाजी जो मूवमेंट है, ठीक है ना, उसको जो है वो एक प्रकार से कहता है कि उसके पावर को दिखाने का ये कार्य करता है। कहता है नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर्स एज अ मसीहा, a Sovereigns, as someone who had arrived to deliver people from the distress। नाजी जो प्रोपोगेंडा था वो इस प्रकार से स्किलफुली प्रोजेक्ट किया गया था, जिसमें हिटलर को एक मसीहा के रूप में दिखाया गया था, एक सेवियर के रूप में, मतलब रक्षक के रूप में दिखाया गया था। और कहता है कि इस प्रकार से दिखाया गया था कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया था जो कि लोगों को उनकी परेशानियों से मुक्त कराने के लिए ही इस पृथ्वी पर आया है। It is an image that captured the imaginations of people whose sense of dignity and pride had been shattered and who was living in a time of acute economics and political crisis। कहता है कि ये इस प्रकार का एक इमेज था जिसने लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर किया और जिनका सेंस ऑफ डिग्निटी और जो प्राइड था वो छितरा रहा था। मतलब ऐसे जो लोग थे जिनको लग रहा था कि भाई नाजी लोग तो एकदम बेकार हो गए हैं, इनका आर्थिक स्थिति खराब हो गया है, युद्ध में ये हार गए हैं, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो जर्मनी का मान सम्मान इज्जत सब खत्म हो रहा है। तो वैसे लोगों के सामने इस व्यक्ति को, हिटलर को इस प्रकार से दिखाया गया कि भाई यही जो है वो आपके रक्षक हैं, यही आपको डिस्ट्रेस से निकालने के लिए आए हैं, ये एक प्रकार से मसीहा हैं। तो इस प्रकार का जो एक क्रिएशन किया गया लोगों के माइंड को हिटलर के प्रति। हाँ, एंड हु वाज लिविंग इन टाइम ऑफ, और चूंकि ये जो लोग थे वो इस प्रकार के लोग थे कि चूंकि ये इस समय एक्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहे थे लोग, इसलिए जब इन लोगों के सामने ये सामने लाया गया, इस चरित्र को प्रस्तुत किया गया, तो लोगों ने हाथों हाथ इस चरित्र को अपना लिया और लोगों को लगा कि हिटलर ही उनका जो समस्या है उसको खत्म कर सकता है। अब देख लेते हैं, कहता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। कहता है ऑन 13 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशंस ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर। अब धीरे धीरे हिटलर का पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा बढ़ गया कि चुनाव हुआ, चुनाव में हिटलर को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो राष्ट्रपति थे हिंडेनबर्ग, उनको 30 जनवरी 1933 ईस्वी को जो हिटलर है उसको हाईएस्ट जो पोजीशन है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर का, जिसको चांसलरशिप कहा जाता था, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में हिटलर को बुलाना पड़ा, हिटलर को इसके लिए पद जो है वो ऑफर करना पड़ा। By now the Nazi had managed to rally the conservatives to their cause। और यहाँ से जो नाजी लोग थे वो जो कुछ कारण बस, ठीक है ना, जो कंजर्वेटिव लोग थे, ठीक है ना, उनको धीरे धीरे इन लोगों ने मतलब मैनेज करना शुरू किया कि भाई कैसे कैसे धीरे धीरे करके बाकी लोग को सत्ता से हटाया जाए। Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structures of the democratic rule। जैसे ही हिटलर को पावर मिला, हिटलर ने धीरे धीरे करके जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है तो उसको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। ठीक है कि भाई कैसे धीरे धीरे करके इसको तोड़ा जाए। अब मार्टियस फायर्स
that broke out in the German parliament building in February facilitates his move। कहता है कि एक मिस्टीरियस क्या हुआ कि जर्मनी का जो पार्लियामेंट है, ठीक है ना, वहां पे एक मिस्टीरियस आग लग गया, फायर हो गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे कहानी आता है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका मानना है कि हिटलर ने खुद वहां आग लगवा दिया और ये जो दोष है वो अपना विपक्षी पार्टी पर मढ़ दी। द फायर डिक्रीज ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assemblies that had been guaranteed by the Weimar Constitution। कहता है कि वहां वीमर कॉन्स्टिट्यूशन उसी बिल्डिंग में रखा हुआ था और उस वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस या जो लोगों के जो राइट्स थे, ठीक है ना, उसके बारे में जो बात किया गया था, तो जो संविधान वहां रखा हुआ था, ये जितना कागज पत्तर लगा रखा हुआ था वो सब जल के राख हो गया। Then he turned on his arch enemies, the communists, most of the whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camp। अब ये जो वीमर रिपब्लिक वाले लोग हैं उनको ठंडा करने के बाद और मतलब दोष जो है वो उनके ऊपर लगा दिया गया, विपक्षी पार्टी के ऊपर लगा दिया गया और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसके बाद ये जो है वो इनका जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एनिमी था वो कम्युनिस्ट लोग, इनके तरफ ही मूव करता है और यहाँ वो क्या करता है कि इन सारे कम्युनिस्ट लोगों को पकड़ कर इनको भी जो है उस आरोप में पकड़ कर बहुत सारे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है। आज जो है आप नाम हमेशा ये सुनते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप, तो ये क्या था उसको थोड़ा देख लेते हैं। कहता है कि कैंप्स वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कहता है कि वैसा कैंप जहां पे जो लोग हैं उनको आइसोलेट करके रखा जाता है, मतलब अकेले रखा जाता है, या उनको डिटेंड कर लिया जाता है, मतलब कैद कर लिया जाता है बिना, कहता है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब बिना कानून को फॉलो किए हुए, बस शक हो गए करे ये है देशद्रोही तो चलो पकड़ो इसको अंदर करो। कहता है कि टिपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिक्स बारवर्ड्स वायर फेंस, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक बारवर जो वायर फेंस है वो लगा होता था कि भाई लोग अगर भागने का प्रयास करेगा तो खुद तार में सट जाएगा, करंट से मर जाएगा। हाँ, कहता है कि दी रिप्रेशंस ऑफ द कम्युनिस्ट वर सीवियर्स, जो कम्युनिस्ट लोग थे उनका पूरी तरीके से उनको रिप्रेस कर दिया गया। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ Düsseldorf, a small city of 500,000 populations, 1440 were those of the communist alone। कहता है कि 6808 लोगों का जो फाइल तैयार किया गया ड्यूसेलडॉर्फ में, एक छोटा सा वो शहर है, ठीक है ना, स्मॉल सिटी, उस कहता है कि हाफ ऑफ मिलियन पॉपुलेशन, जिसका हाफ ऑफ मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 1440 जो थे वो कम्युनिस्ट सिर्फ थे। They were however only one amongst the 52 types of victims executed by the Nazi across the country। और नाजी लोगों के द्वारा बताया गया कि ये जो थे वो अलग अलग 52 प्रकार के जो अपराध थे, ठीक है ना, दोष था, इनके ऊपर लगाया गया। On 3rd March 1933, a famous enabling act was passed. This act established dictatorship in Germany। 3 मार्च 1933 ईस्वी को जर्मनी में एक जो एक्ट है, इनएबलिंग एक्ट, उसको पास किया जाता है और इस एक्ट के द्वारा जर्मनी में डिक्टेटरशिप लागू कर दिया जाता है। It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree। ये जो एक्ट पास किया जाता है, उस एक्ट ने हिटलर को ये पावर दे दिया कि वो जर्मन पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दे और अपने अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था चलाए। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वाज बैन्ड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स
एफिलिएटेड, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी और यूनियन और ट्रेड यूनियन थे वो सारे को बंद कर दिया गया। सिर्फ नाजी पार्टी और नाजी पार्टी से जुड़े हुए ही जो पार्टियां थी या ट्रेड यूनियन था, सिर्फ उसी को जो है वो कार्य करने के लिए छोड़ा गया। बाकी सारे पार्टी और ट्रेड यूनियन को बैन कर दिया गया। The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. अब राज्य ने पूरी तरीके से जो इकोनॉमिक सिस्टम है, मीडिया है, आर्मी है, जुडिशियरी है, इन सारी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लिया। Special surveillances and security forces were created to control and ordered society in ways that the Nazi wanted. कहता है कि स्पेशल सर्विलांसेस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसका गठन किया गया जो कि कंट्रोल करे और सोसाइटी को, समाज को उस प्रकार से ढाले जैसा कि जर्मनी का जो नाजी आइडियोलॉजी है वो चाहता है। अपार्ट फ्रॉम दी already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, this included the Gestapo, Secret State Police, the SS, the Protection Squad, Criminals Police and the Security Service SD. कहता है कि जो पहले से जो पुलिस था ग्रीन यूनिफॉर्म में, ठीक है ना, उसके अलावा SA और स्टॉर्म ट्रूपर्स ये सारे लोग काम कर रहे थे पहले से, लेकिन अब इसमें जो है वो गेस्टेपो का भर्ती किया गया है। गेस्टेपो जो था वो एक प्रकार से सेक्रेट पुलिस हुआ करता था, मतलब गुप्त पुलिस ये हुआ करता था। एसएस जो था वो प्रोटेक्शन स्क्वाड हुआ करता था, जो नाजी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स होते थे उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता था। जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं एसपीजी कमांडो देते हैं प्रोटेक्शन, वैसे क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस ये सारे जो नए ब्रांच थे पुलिस का उसको स्थापित किया गया। It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputations as the most dreaded criminal state. कहता है कि ये जो सारा जो नया जो ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस थे उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया, इनको बहुत ज्यादा पावर दिया गया ताकि जो नाजी प्रोपेगेंडा है उसको सही तरीके से लागू किया जाए, जो नाजी आइडियोलॉजी है उसको सही तरीके से लागू किया जाए और जो क्रिमिनल लोग हैं नाजी लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उनको सही किया जा सके। कहता है कि पीपल कुड नॉट बी डिटरमाइंड इन गेस्टेपो टॉर्चर चेम्बर्स। अब लोगों को गेस्टेपो जो टॉर्चर चेम्बर है वहां ले जाकर उनको डिटेंड किया जाने लगा, जो कि नाजी आइडियोलॉजी के खिलाफ वाले लोग थे। राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, उनको वहां से फिर निकालकर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीड्यूर्स, उनको जो है इच्छा के खिलाफ उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था, यहाँ से वहां भेज दिया जाता था, या बिना कोई लीगल प्रोसीड्यूर्स को अपनाए हुए भी इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिस पर ये शक होता था कि ये नाजी आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे हैं। The police forces acquired powers to rule with impunity. जो पुलिस फोर्सेस थे उनको इतना ज्यादा पावर मिल गया था कि अब वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, मतलब वो बहुत ज्यादा अपना पावर का कहीं कहीं पे मिस यूज भी कर रहे हैं। चलिए इसको देख ही लेते हैं। अब है रिकंस्ट्रक्शन। कहता है कि हिटलर assigned the responsibilities of economic recoveries to the economist Helmut Schmidt, who aims at full productions and full employments through a state-funded work relations program. हिटलर ने एक इकोनॉमिस्ट थे हेल्मट सचिन, ठीक है ना, उनको इकोनॉमिक रिकवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और उनको कहा कि भाई एकदम फुल प्रोडक्शन होना चाहिए और लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप जो है एक जो वर्क क्रिएशन प्रोग्राम है, ठीक है ना, उसकी आप स्थापना करें और देखें कि भाई कैसे सारे लोगों को रोजगार मिले और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, वो आप संभालिए। कैसे करना है आप उसको करिए। This project
produces the famous German super highways and the people's car the Volkswagen। कहता है कि इसी प्रोजेक्ट का ये परिणाम था कि आज जो जर्मनी का जो फेमस जर्मन सुपर हाईवे, जर्मनी जो बड़े बड़े सुपर हाईवे का निर्माण किया, ठीक है ना, तो इसी प्रोजेक्ट का वो हिस्सा था। और जर्मनी का जो वॉल्क्सवैगन कार था वो भी इसी प्रोजेक्ट का उपज था। कहता है कि इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर ने बहुत जल्द सफलता पाई। He pulled out the League of Nations in 1933, reoccupied the Rhinelands in 1936, and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire, and One Leader"। सबसे पहले जैसे ही जर्मनी सत्ता में आता है, वो सबसे पहले लीग ऑफ नेशन से 1933 में अलग हो जाता है। वो कहता है कि भाई लीग ऑफ नेशन तो हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ मजाक किया है, हमारे साथ धोखेबाजी किया है, हम लीग ऑफ नेशन की बात नहीं माने। और जो रीनलैंड ये जो एरिया है, जो कि रिसोर्सफुल एरिया था, जो कि ऑक्युपाइड कर लिया गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा, उसको फिर से ये अपने अधिकार में दे देता है 1936 में। ऑस्ट्रिया और जो जर्मनी है उसको इंटीग्रेट कर देता है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी को अलग अलग कर दिया गया था, लेकिन ये क्या करता है कि ऑस्ट्रिया, ये चूंकि था कहाँ का देखे थे हम लोग, ये ऑस्ट्रिया का था, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मिला देता है 1938 में। और ये नारा देता है कि वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। कि भाई क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के जो लोग थे वो अधिकतर मतलब नाजी जो लोग थे वही ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों जगह रहते थे, तो इसलिए कहा गया कि भाई जब हम लोग एक तरीके के लोग हैं तो हमारा एक एम्पायर होना चाहिए और उसका एक लीडर होगा हिटलर। He then bends on the West Germans speaking Sudetenlands from Czechoslovakia and globes up the entire country। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया से जो कुछ वहां का एरिया था, सुडेटनलैंड एक एरिया था जहां पे जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, वो उसे छीन लेता है और उसको अपने देश में शामिल कर लेता है। In all of this he had the unspoken support of England, which had considered the Versailles verdicts too harsh। कहता है कि ये सारा जो कार्य था जो हिटलर कर रहा था, मतलब लीग ऑफ नेशन से अलग हो जाना, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मतलब एक साथ मिला देना, रीनलैंड का जो एरिया है उसको फिर से ऑक्युपाई कर लेना, चेकोस्लोवाकिया से सुडेटनलैंड छीन लेना, तो कहता है कि ये सारा जो कार्य था जो जब हिटलर कर रहा था तो एक प्रकार से इंग्लैंड का उसको अनस्पोकन सपोर्ट था। मतलब वो खुलकर तो सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एक कभी कभी ये होता है कि चुप्पी भी जो है वो एक प्रकार से सपोर्ट ही कर देता है। हम चुप हैं तो भाई एक प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई कोई गलत कर रहा है तो हम चुप हैं, मतलब क्या, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो इंग्लैंड था उसको लगता था कि ये जो वर्साइल्स का ट्रीटी किया गया है जर्मनी के साथ वो बड़ा हार्ड था और इसके कारण जर्मनी का स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड था उसका जर्मनी के प्रति थोड़ा सहानुभूति हो गया था कि भाई वर्साइल्स की ट्रीटी में इसके साथ बड़ी अत्याचार हुआ है, तो चलो जर्मनी बदमाशी कर रहा है तो करने दो। इसके पहले हमने देखा गया कि अमेरिका भी, जर्मनी का इकोनॉमिक सिस्टम इतना खराब हो गया था कि अमेरिका जो है वो उसकी मदद कर रहा था, ठीक है। तो एक प्रकार से कुछ ऐसे राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र में भी जो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे राष्ट्र थे जिनको लगता था कि जर्मनी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, इसलिए वो हिटलर की छोटी मोटी गलतियों को भी नजरअंदाज कर रहे थे। कहता है कि दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अवार्ड सीम्स टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। ये जो क्विक सक्सेस मिला हिटलर को उसके घर में और घर के बाहर भी, उसने जर्मनी का जो डेस्टिनी है कंट्री का जो डेस्टिनी है, ठीक है ना, उसको एक अलग दिशा में ले गया। अब हिटलर को लगने लगा कि भैया अब हमको जो बुझाएगा सो करेंगे और ये लोग जो है वो हमसे डर रहे हैं या जर्मनी जो है वो इसके साथ जो अत्याचार हुआ है इसका ये बदला लेगा।
यहाँ पे देखिए एक फिगर बना है, द पोस्टर अनाउंसेस योर वॉल्क्सवैगन कार को यहाँ दिखाया है। सच पोस्टर सजेस्टेड दैट owning a car was no longer just a dream for an ordinary worker। इसमें दिखाया गया है कि भाई एक जो ऑर्डिनरी वर्कर है उसके लिए कार पाना जो है वो एक ड्रीम के जैसा है, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ पे दिखाया है कि भाई वॉल्क्सवैगन कार्स जो है वो हर जर्मन लोग के पास होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको इन्फ्लुएंस किया गया है। कहता है कि हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर यही नहीं रुकता है। सचेट्स हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग hurriedly in rearmament as the state still run on deficit financing। जो सचेत होते हैं, इसके जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो हिटलर को ये एडवाइस देते हैं कि बहुत ज्यादा जो रीआर्मेंट में, सैन्यीकरण में जो पैसा खर्च किया जा रहा है, तो भाई इसको थोड़ा देखिए, क्योंकि स्टेट का जो फाइनेंशियल पावर है वो डिफिसिट की तरफ जा रहा है। मतलब भाई पैसा इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमने देखा था कि जर्मनी जो है वो पैसा लेकर और वो युद्ध लड़ रहा था, और हिटलर का ये एक स्वप्न था या ख्वाब था। ये लड़ाई जो है, पूरा वर्ल्ड वॉर तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन जब आप इसको गहराई से जब देखेंगे तो ये लड़ाई जर्मनी और फ्रांस का। हिटलर चाहता था कि जो वर्साय का जो महल बना था, लुई 16वां ने बनवाया था, जो कि यूरोप का एक अट्रैक्शन का केंद्र माना जाता था, तो हिटलर का मन था कि जो वार्सलिज का जो पैलेस है, उससे भी सुंदर पैलेस जर्मनी जो है वो, हिटलर जो है वो बनाएगा। बर्लिन में एक बहुत सुंदर महल के निर्माण के प्रोजेक्ट पर जर्मनी, ये जो हिटलर है वो कार्य कर रहा था। उसका ये दृढ़ इच्छा था कि मतलब जिस वार्सलिज का जो महल है, उस महल में जो उसके साथ अपमानजनक जो संधि किया गया है, तो उससे भी बड़ा महल जो है वो बर्लिन में खड़ा करेगा, और उससे भी अट्रैक्टिव जो मतलब पैलेस है वो जर्मनी में बनाएगा, बर्लिन में बनाएगा। अब इसके पीछे अगर हम और चलते हैं तो सबसे पहले तो पीछे से हम देखते हैं कि जब आप आते हैं, हम पढ़ते हैं कहाँ, और जब हम और पीछे चलते हैं तो वहां भी हम देखते हैं बिस्मार्क के काल कि जब बिस्मार्क जो है वो यही फ्रांस को हराता है। और जब आप जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि फ्रांस को हराया जाता है, और यही जो वार्सलिज का जो महल है वहां पे संधि किया जाता है। वहीं पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि जबरदस्ती या अपने प्रभाव से जो वार्सलिज का पैलेस है वहां पे एक संधि किया जाता है, और उस संधि में जर्मनी को गौरवान्वित किया जाता है और फ्रांस को नीचा दिखाया जाने का प्रयास किया जाता है। लड़ाई वहीं से शुरू होता है। बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस को कहीं ना कहीं इस बात का कसक होता है कि भाई ये जो हमारा वार्सलिज का ये पैलेस है, लुई 16वां जिसका निर्माता है, और जिसको जो फ्रांसीसी लोग हैं वो एक अपना मतलब गौरव समझते हैं, तो वहां पे जो फ्रांस के साथ बेइज्जती किया जाता है, मतलब फ्रांस वाले लोग को लगता है कि हमारे साथ जर्मनी जो है वो बेइज्जती किया है। एक तो जर्मनी का एकीकरण हुआ और फ्रांस का कुछ क्षेत्र भी जर्मनी जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेता है, बिस्मार्क ले लेता है, और वहीं पे कैसर विलियम फर्स्ट को यूनाइटेड जर्मनी का राजा घोषित किया जाता है। तो इससे क्या है कि एक प्रकार से फ्रांस के साथ थोड़ा सा फ्रांस को लगता है, वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है, उसी अपमान का बदला वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लेता है, जहां पे जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साय किया जाता है उसी महल।
और वही महल हिटलर को भी खटकता है, उसको लगता है कि उससे भी बड़ा महल जो है वो हम बनाएंगे बर्लिन। तो ये क्या करता है कि यहाँ बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होते रहता है। तो ये जो सचेत हैं वो सलाह देते हैं कि भाई ये तो दिक्कत है। कहता है कि कॉशियस पीपल्स हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, लेकिन हिटलर का जो इस समय का नाजी जर्मनी था उसमें वैसे लोगों का कोई स्थान ही नहीं था जो कि न करने वाले हुए, जिसके मन में संकोच हो। हिटलर ना नहीं सुनना चाहता था, वो सिर्फ हाँ सुनना चाहता था। करने के लिए क्या चाहिए वो बोलो, लेकिन काम होना चाहिए किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। कहता है कि सचित हैड टू लीव, इसलिए सचित को त्याग पत्र देना पड़ा। हिटलर चूज वॉर्स एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग, और हिटलर ने युद्ध का रास्ता चुना कि भाई ये युद्ध जो है वही हमें अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाने में मदद करेगा। युद्ध जो है वही हमारे लिए कारगर सिद्ध होगा। हाँ, वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग। चलिए इस पेज को देखते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, कि भाई हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस इकोनॉमिक क्राइसिस से निजात पाने के लिए उसने युद्ध का रास्ता चुना। Resources was to be accumulated through expansion of territories। उसका ऐसा मानना था कि जब टेरिटरीज का एक्सपेंशन होगा तो वहां से जो रिसोर्सेज हैं वो प्राप्त होंगे और उससे जर्मनी का स्थिति सुधरेगा। In September 1939, Germany invaded Poland. This started a war with France and England। सितंबर 1939 में जर्मनी जो है वो पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, और इस आक्रमण के बाद ही फ्रांस और इंग्लैंड भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि पोलैंड जो है वो एक प्रकार से पोलैंड को फ्रांस और इंग्लैंड के प्रति सुरक्षा का गारंटी था। और जब बहुत प्रयास किया जाता है कि किसी प्रकार से हिटलर को रोका जाए, लेकिन इस क्रम में बहुत सारा ये पॉइंट है, हिटलर जो है वो रसिया के साथ भी एक अनाक्रमण संधि कर लेता है, और ये निश्चित किया जाता है कि ऐसे हिटलर को पता था कि जब हम पोलैंड पर आक्रमण करेंगे तो फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो मानेंगे नहीं, क्योंकि पोलैंड का फ्रांस और इंग्लैंड के साथ अनाक्रमण संधि था। इसके काट में हिटलर ने रसिया के साथ संधि कर लिया, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट संधि था। लोगों को लग रहा था कि भाई हिटलर और मतलब रसिया, जर्मनी और रसिया एक हो नहीं सकते हैं, दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। लेकिन उस समय के वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बड़े बड़े जो विचारक लोग थे, उनके विचारों को अलग छोड़ जर्मनी ने रसिया के साथ एक अनाक्रमण संधि कर ली, लेकिन बाद में वो अनाक्रमण संधि भी बीच में टूटा, इसको हम देखेंगे आगे। लेकिन बस अभी यहाँ ये समझते हैं कि जैसे ही हिटलर पोलैंड पर अटैक करता है, फ्रांस और इंग्लैंड, चूंकि इनका जो पोलैंड के साथ एग्रीमेंट था, तो ये भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। इन सितंबर 1940 a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan, strengthening Hitler's claims to international power। सितंबर 1940 में एक त्रिपक्षीय जो पैक्ट है उस पर साइन किया जाता है जर्मनी, इटली और जापान के द्वारा, जिससे वही मुसोलिनी, ठीक है, इटली का मुसोलिनी और जापान जो कि अमेरिका का पर्ल हार्बर तबाह करने वाला है, ठीक है ना, तो इसके साथ जो है वो क्या हो जाता है, एक पैक्ट पर इन लोग जो है वो हस्ताक्षर करते हैं, जिससे हिटलर का जो पावर है वो इंटरनेशनल स्तर पर और ज्यादा बढ़ जाता है। Puppet regimes supporters of Nazi Germany were installed in a large part of Europe। यूरोप के अलग अलग जगहों पे जो पपेट स्टेट है, ठीक है ना, जो कि नाजी जर्मनी को सपोर्ट करते थे, उसका स्थापना किया जाता है। पपेट स्टेट आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि आज जिसको हम प्रॉक्सी संगठन कहते हैं, वैसे कहता है बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। 1940 ईस्वी तक हिटलर जो है वो अपने शक्ति के चरमोत्कर्ष पे होता है।
Hitler now moved to achieve his long-term aim of acquiring Eastern Europe. He wanted to ensure food supplies and living a space for Germany. He attacked the Soviet Union in June 1941. In this historic blunders, Hitler exposed the German Western fronts to British aerial bombing and the Eastern fronts to the powerful Soviet armies. कहता है कि अब क्या होता है कि फ्रांस को तो ये तुरंत जीत लेता है, 2-3 दिन में फ्रांस को जीत लेता है, इंग्लैंड पर भी बमबारी जो है वो करना शुरू कर देता है। और इसी क्रम में हिटलर क्या करता है कि हिटलर का जो एक लॉन्ग टर्म एम था, उसके लिए जो ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है ना, उसको जीतने का ये कार्य करता है, जो कि इसका लॉन्ग टर्म एम था। ये चाहता था कि इसके जो सोल्जर्स हैं या जो जर्मनी के लोग हैं, उनको लगातार फूड सप्लाईज और रहने के लिए जगह मिलता रहे। इसलिए इसने जून 1941 में सोवियत रूस पर अटैक कर दिया। अब हमने आपको बताया कि सोवियत रूस युद्ध जब शुरू हो रहा था तो उस समय सोवियत रूस के साथ जर्मनी का एक संधि हो गया था कि भाई पोलैंड पर इधर से हम आक्रमण करेंगे, उधर से तुम आक्रमण करना, और दोनों जो है इसको जीत कर आधा आधा रख लेंगे। लेकिन चूंकि हिटलर का ये इंटेंशन था कि ये स्टार्टिंग इंटेंशन था कि भाई स्टार्टिंग में ऐसे होगा और जैसे ही फ्रांस और जर्मनी से, फ्रांस और इंग्लैंड से उधर निपटेंगे, उसके बाद फिर रसिया को भी जीत लिया जाएगा। तो ये जो प्लानिंग हिटलर को थोड़ा और बाद में अपनाना चाहिए था, लेकिन उससे एक ब्लंडर हो गया कि उसने उतावलेपन में आकर पहले ही इसको एग्जीक्यूट कर दिया इस प्लान को। इससे क्या हुआ कि ये जो था, कहता है कि हिस्टोरिक ब्लंडर था हिटलर का, जिसने अब जर्मनी को क्या कर दिया कि वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग हो रहा था। चूंकि ब्रिटेन पर ये बमबारी किया था तो वेस्टर्न फ्रंट से अब इंग्लैंड जो है वो इस पर बमबारी कर रहा था। तो जो ईस्टर्न फ्रंट था वहां से जो सोवियत आर्मी थे, पावरफुल सोवियत आर्मी, उससे भी इसको मुकाबला करना पड़ रहा था। पहले इसको सिर्फ एक फ्रंट पर मुकाबला करना था, लेकिन इसने एक गलती किया और क्योंकि इसको करना भी था तो थोड़ा और टाइम लेता, एक फ्रंट से निश्चिंत हो जाता तब दूसरा फ्रंट होता। लेकिन गलती ये हो जाता है हिटलर से कि वो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट खोल देता है, जिससे वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटिश एयर बॉम्बिंग और ईस्टर्न फ्रंट पे जो पावरफुल सोवियत आर्मी से उसका इसको सामना करना पड़ता है। दिस सोवियत रेड आर्मी inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad। स्टालिनग्राड में एक भयानक लड़ाई होता है जहां पे जर्मनी को जो सोवियत आर्मी, रेड आर्मी है, उसके द्वारा पराजित कर दिया जाता है। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin। और वहां से इस युद्ध में, स्टालिनग्राड का जो युद्ध है, वहां सोवियत आर्मी जब जर्मन सेना को ये हरा देता है तो जर्मन सेना को वो खदेड़ते खदेड़ते बर्लिन तक पहुंच जाता है। एस्टैब्लिशिंग सोवियत हेजेमोनीज ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप, और पूरे जो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है उसके ऊपर वो अपना कब्जा कर लेता है फॉर हाफ ऑफ सेंचुरी देयर आफ्टर। और ये जो कब्जा है वो आगे चलकर जो हाफ सेंचुरी है वहां तक वो चलते रहता है, जब तक कि आप देखते हैं कि फिर क्या होता है कि अब थोड़ा ऐसा इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ये होता है कि एक तरफ से अब इधर मित्र राष्ट्र जो है, मतलब इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के बाद में युद्ध में शामिल हो जाता है तो उसका सेना, और दूसरी तरफ से जो रसिया है वो जर्मनी तक वो पहुंच जाता है ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट से। और दोनों जो है वो मेन जो बर्लिन शहर है उस बर्लिन शहर तक पहुंच जाते हैं। पूरे जो बर्लिन शहर है उस पर आधा जो पार्ट है उस पर इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका का सेना पहुंच जाता है, तो दूसरी तरफ आधा जो पार्ट है वहां पे जर्मनी का सेना पहुंच जाता है, ये रसिया का सेना पहुंच जाता है। और स्थिति ये होता है कि अब
इन दोनों में आपस में टकराव ना हो जाए, इसलिए वहां जो है वो एक दीवार खड़ा किया जाता है जिसको बर्लिन की दीवार के नाम से जानते हैं। बाद में फिर उस दीवार को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग कभी और विस्तृत, जब यहाँ नहीं, ये तो 9th क्लास के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम उसको कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहां हम आपको उसको और अच्छे से बताएंगे, मजा आएगा वहां। चलिए इसको खत्म कर देते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है और लोग फिर बच्चा लोग ज्यादा देर तो वो सुनता नहीं है, इतना देर पढ़ लिया मन तो वही बहुत है। कहता है कि meanwhile the US had resisted involvements in the war. It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War has caused. कहता है कि इसी समय यूएसए जो है वो भी युद्ध में शामिल हो जाता है। वही तो इसका सैन्य नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर, उसको जापान जो है बमबारी करके उड़ा देता है। और चूंकि ये युद्ध में शामिल होना नहीं चाहता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका युद्ध में शामिल होना नहीं चाह रहा था, इसका जहाज डुबा दिया था जर्मनी, इसलिए शामिल हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन इसका जो पर्ल हार्बर जो है नौसैनिक अड्डा उसको ध्वस्त कर दिया था, इसलिए ये जो है इसको आना पड़ा था, युद्ध में शामिल होना पड़ा। हाँ, कहता है कि बट इट कुड नॉट स्टे आउट दी बार्स फॉर लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक अमेरिका जो है वो इस युद्ध से दूर नहीं रह सका। जापान बट एक्सपेंडेड हिज पावर इन द ईस्ट, क्योंकि जापान जो है ईस्ट में अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहा था। इट हैड ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वाज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेस इन द पैसिफिक। उसने फ्रेंच इंडो चाइना का जो एरिया है उसको ऑक्युपाइड कर लिया और यूएस का जो नेवल बेस था पैसिफिक में, उस पर अटैक करने का प्लानिंग किया। When Japan extended its supports to Hitler and bombs the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो अब यूएस को युद्ध में शामिल होना पड़ा। The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and US dropping the atom bomb on Hiroshima in Japan. मई 1945 ईस्वी में युद्ध का अंत तब होता है जब हिटलर पराजित हो जाता है और यूएस जापान का जो हिरोशिमा है वहां पे बम ड्रॉप करता है। From this brief accounts of what happens in the Second World War, we now returns to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminalities during the war. तो कहता है अब कि ये जो था वो ब्रीफ अकाउंट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ। अब जो है हम लोग रिटर्न करेंगे हेलमुट और उसके जो फादर का स्टोरी था वहां पे, और ये वो स्टोरी था कि भाई जो नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वार हुआ, मतलब युद्ध के दौरान जो नाजी लोगों ने एक क्रिमिनलिटी अपनाया उसका क्या कहानी था, तो उसकी तरफ अब हम फिर से मुड़ेंगे। युद्ध के बारे में हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में बस इतना समझा। तो चलिए देखिए फिर जो है वो अगला जो थर्ड है द नाजी वर्ल्ड भी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।